Hello everyone, welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 7 March 2021. Today's special nursing MCQ video for the student who are preparing for AIMS NORCET, ESIC, CHO, especially MPCHO, CRPF, NHM and HSSC exam 2021. So everyone, let's begin our today's video. Our question number 1 is intraocular pressure is measured by. यदि आपको किसी पर्सन के अंदर IOP इंट्राओक्यूलर प्रेशर नापना है तो निम्न में से किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे? टोनोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप, सेनाइल्स चार्ट या फिर एंडोस्कोपी? The right answer of this question is option A, टोनोमीटर. टोनोमीटर इक्विपमेंट के साथ हम हमारी आंखों में मौजूद फ्लूइड का प्रेशर नाप सकते हैं और इस प्रोसेस को हम टोनोमेट्री प्रोसीजर के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज. हमारे शरीर में नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना माना जाता है? ऑप्शन ए 0.1 से 1.2 mg पर DL, या फिर 2 to 4 mg पर DL, या फिर 10 to 12 mg पर DL, या फिर 5 to 7 mg पर DL. The right answer of this question is option A 0.1 to 1.2 mg पर DL. 0.1 से 1.2 mg पर DL नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. मसल दैट बेंड्स वन पार्ट ओवर अनदर इज कॉल्ड. उस मसल का नाम आपको बताना है जो कि दूसरे मसल पर बैंड होता है या मुड़ा हुआ रहता है. ऑप्शन ए एक्सटेंसर मसल, ऑप्शन बी फ्लेक्सर मसल, ऑप्शन सी abductor muscle, option D adductor muscle. The right answer of this question is option 2 flexure muscle. Flexure muscle is a type of muscle that is bends over another muscle. Question number 4. An adult who is receiving heparin asks the nurse why it cannot be given by mouth. आप एक अडल्ट पेशेंट को हिपेरिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पेशेंट आपसे पूछता है कि आप इसे मुझे टैबलेट फॉर्म में क्यों नहीं देते, आप इसे मुझे इंजेक्शन के फॉर्म में ही क्यों लगाते हैं. द नर्स रेस्पॉन्स दैट हिपेरिन इज गिवन पैरेंथेटिकली बिकॉज. नर्स के अनुसार या आपके अनुसार हिपेरिन ड्रग को पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर करने का मुख्य कारण क्या है जो आप उस क्लाइंट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के जवाब में उसे बताएंगे. ऑप्शन ए इट इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक सिक्रेशन. आप उससे कहेंगे कि हिपेरिन दवा गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के प्रभाव की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए हम इसे बाय माउथ नहीं देते आपको. या फिर आप कहेंगे इट इरिटेट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ये आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर को इरिटेट कर सकती है, इससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, इसलिए हम इसे बाय माउथ नहीं देते हैं. या फिर आप कहेंगे इट इरिटेट्स द इंटेस्टाइनल लाइनिंग. हो सकता है ये आपकी इंटेस्टाइन की जो लेयर है उसे इरिटेट कर दे. या फिर आप कहेंगे थेराप्यूटिक लेवल कैन बी अचीव्ड मोर क्विकली. या आप कहेंगे कि हिपेरिन को हम इंजेक्शन फॉर्म में इसलिए आपको एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्योंकि इस दवा की आपको तुरंत आवश्यकता है. इस रूट से देने से आपकी बॉडी में इसका थेराप्यूटिक लेवल जल्दी ही आ जाएगा. हिपेरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है. हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है. सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का एंटीडोट पोर्शन से. हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट.
हेपेरिन हमारे शरीर में पाए जाने वाला एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हिपेरिन को हम टैबलेट फॉर्म या बाय माउथ एडमिनिस्टर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के कारण हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड गैसिड सिक्रेशंस सिक्रीट होते हैं उनके प्रभाव के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम कभी भी हिपेरिन को बाय माउथ नहीं देते हैं। लेट्स सी द रैशनल। हिपेरिन इज अ प्रोटीन एंड इज डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के संपर्क में आते ही खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज ईदर गिवन इंट्रावीनसली और सबक्यूटेनियस फॉर दैट रीजन। इसी रीजन के वजह से, इसी कारण की वजह से हम इसे इंट्रावीनसली या सबक्यूटेनियस रूट से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोनरी प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ। कोरोनरी प्रोसेस निम्न में से किसका भाग है? अपर जॉ का, लोअर जॉ का, हायोइड एपरेटस का या फिर क्रेनियम का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CRPF एग्जाम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, लोअर जॉ। कोरोनरी प्रोसेस हमारे लोअर जॉ का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड। आपको निम्न में से सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाले डिसइंफेक्टेंट को चुनना है जो कि किसी HIV पेशेंट के ब्लड द्वारा इन्फेक्टेड मटेरियल को डिसइंफेक्ट करने हेतु उपयोग में लिया जाए। ऑप्शन ए ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी लाइजॉल। The right answer of this question, be careful while answering because you have to select the best response in these options. The right answer of this question is option B, सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल HIV इन्फेक्टेड ब्लड सब्सटेंसेस को डिसइंफेक्ट करने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स प्रोवाइड्स अ क्लास टू न्यू मदर्स ऑन न्यूबॉर्न केयर। आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल में मदर्स को न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। व्हेन टीचिंग कॉर्ड केयर द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द मदर्स टू टेक विच एक्शन। आप जब उन्हें अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करने के बारे में बताएंगे तो आप निम्न ऑप्शंस में से कौन सी जानकारी उन्हें देना चाहेंगे, न्यूली मदर्स को देना चाहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, if antibiotic ointment has been applied to the cord, it is not necessary to do anything else to it। यदि आपने न्यूबॉर्न बेबी की कॉर्ड एरिया में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा दिया है तो आपको अब इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप न्यू मदर्स को यह समझाएंगे या फिर आप कहेंगे ऑल दैट इज नेसेसरी to wash the cord with antibacterial soap and allow it to air dry once a day? या आप कहेंगे कि एंटीबैक्टीरियल सोप की सहायता से आप उस कॉर्ड एरिया को क्लीन करें और हवा में उसे सूखने के लिए छोड़ दें, खुला छोड़ दें। या फिर आप कहेंगे अप्लाई अल्कोहल थ्रोली टू द कॉर्ड, being careful not to move the cord because it will cause newborn infant pain। या फिर आप कहेंगे कि अल्कोहल कॉर्ड एरिया में लगाकर आप उस एरिया को वापस टच ना करें बिकॉज जैसे ही आप कॉर्ड एरिया को टच करते हैं
इन्फेंट को, न्यूबॉर्न बेबी को पेन होता है। या फिर आप कहेंगे अप्लाई द प्रिस्क्राइब्ड क्लींसिंग एजेंट टू द कॉर्ड ensuring that all areas around the cord are cleaned 2 or 3 times a day। या आप कहेंगे कि डॉक्टर द्वारा जो एजेंट, क्लींसिंग एजेंट प्रेस्क्राइब किया गया है उसे कॉर्ड के आसपास सभी स्थानों पर अच्छे से लगा दें और दिन में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को दोहराने के लिए आप मदर को कहेंगे। चूज द बेस्ट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू यू फॉर द आंसर। The right answer of this question is option 4. Apply the prescribed cleansing agent to the cord. Ensure that all areas around the cord are cleaned 2 to 3 times a day। हम मदर्स को ये कहेंगे कि डॉक्टर ने जो सॉल्यूशन, जो लिक्विड, जो क्लींसिंग एजेंट प्रेस्क्राइब किया है उस एजेंट को आप बच्चे की कॉर्ड एरिया के आसपास अच्छे से लगा दें और उस एरिया को आप, इस प्रोसेस को आपको दिन में 2 से 3 बार दोहराना है। लेट्स सी द रैशनल्स। द कॉर्ड एंड बेस शुड बी क्लीन्ड विथ एल्कोहल और अनदर सब्सटेंस एज प्रिस्क्राइब्ड थ्रोली 2 to 3 times पर डे। हमें प्रिस्क्राइब्ड एजेंट के द्वारा या फिर एल्कोहल के द्वारा बच्चे की कॉर्ड एरिया को दिन में मिनिमम 2 से 3 बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं, कैसे कॉर्ड केयर करनी है, इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले लिफ्ट द कॉर्ड, हमें कॉर्ड को ऊपर उठाना है। वाइप अराउंड द कॉर्ड स्टार्टिंग एट द टॉप, हमें कॉर्ड के ऊपर वाले छोर से शुरुआत करनी है और नीचे की तरफ वाइप करना है, साफ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना है। क्लीन द बेस ऑफ द कॉर्ड, उसके बाद कॉर्ड का जो बेस एरिया है उसे क्लीन करना है, स्टमक के पास वाले एरिया को क्लीन करना है। फोल्ड द डायपर बिलो द अम्बिलिकल कॉर्ड टू अलाउ द कॉर्ड टू एयर ड्राई एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम द यूरिन। अब हमें बच्चे के डायपर को उसके अम्बिलिकल कॉर्ड वाले रीजन से नीचे बांधना है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम कॉर्ड के एरिया को हवा की सहायता से ड्राई होने देते हैं, जिससे कि कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमें कॉर्ड वाले एरिया को बच्चे के यूरिन से भीगने भी नहीं देना है, बिकॉज अगर वो यूरिन वहाँ पर पहुँचा तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट इज़ नॉट नॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, बच्चे की कॉर्ड केयर के लिए हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम मोस्टली एल्कोहल बेस एजेंट्स यूज़ करते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ कॉर्ड केयर इज़ नेसेसरी अंटिल कॉर्ड फॉल ऑफ विद इन 7 to 14 days। नॉर्मली बच्चे की जो कॉर्ड होती है जन्म के बाद 7 से 14 दिन के भीतर फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, हट जाती है। और जब तक वो कॉर्ड वहाँ से नहीं गिरे हमें कंटिन्यूअसली बच्चे की कॉर्ड केयर करनी है और ये बहुत आवश्यक है। वाटर एंड सोप आर नॉट नेसेसरी इन द कॉर्ड शुड बी केप्ट जेंटली गेटिंग वेट। हमें साबुन और पानी से कॉर्ड को साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की कॉर्ड को भीगने ना दें। द इन्फेंट डज नॉट फील पेन इन दिस एरिया। और जहाँ तक बच्चे की कॉर्ड को टच करने की बात है तो उससे बच्चे को पेन नहीं होता। द नर्स नीड टू टीच पेरेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्ड केयर because the umbilical cord stump provides a medium for bacterial growth and can easily become infected। हमें न्यू मदर्स को बच्चे की कॉर्ड केयर के बारे में अच्छे से बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस एरिया में अम्बिलिकल कॉर्ड रीजन में बच्चे के शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ होना इस जगह पर बहुत ईजी होता है। इस वजह से हम मदर्स को बताएंगे कि आप बच्चे की कॉर्ड केयर अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 8, फोरामेन मैग्नम एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिस आर फाउंड इन। फोरामेन मैग्नम और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिस कहाँ पाए जाते हैं?
फ्रंटोपेराइटल बोन में, ऑक्सीपिटल बोन में, प्रूटिक बोन में या फिर स्क्वैमोजल बोन में? The right answer of this question is option 2, in occipital bone. फोरामेन मैग्नम और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिस ये दोनों ऑक्सीपिटल बोन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लड कंटेन्स, ब्लड में क्या पाया जाता है? 90% ऑफ वाटर, 80% ऑफ वाटर, 95% ऑफ वाटर या फिर 60% ऑफ वाटर? The correct answer of this question is option D. हमारे ब्लड में 60% भाग पानी से बना होता है। वाटर के अंदर 60% पानी होता है और हमारे बॉडी वेट के टोटल का भी अप्रॉक्सीमेटली 70% पार्ट वाटर द्वारा ही बना होता है। ब्लड कंटेन्स 50 to 60%, एवरेज 55% स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन्स 91.5% वाटर। हमारे ब्लड का 50 से 60% या फिर सिंपली याद रखिए 55% एवरेज जो पार्ट होता है ब्लड का वो वाटर द्वारा, प्लाज्मा द्वारा बना होता है और इस प्लाज्मा का लगभग 91% 91.5% वाटर होता है। ब्लड का 55% पार्ट जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड का बना होता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, और इस प्लाज्मा का लगभग 91.5% पार्ट वाटर से बना होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 60% या 55% पार्ट ऑफ ब्लड इज मेड अप बाय द वाटर। सो वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से हमारा फेसबुक पेज है और इस पेज पर हम आपकी प्रैक्टिस हेतु खूब सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पोस्ट कर चुके हैं। आप जाकर अपडेट्स देख सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10, मसल दैट ब्रिंग्स द लिम्ब टुवर्ड्स मिडलाइन इज कॉल्ड। ऐसे मसल्स जो कि हमारे लिम्ब्स को यानी एक्सट्रीमिटीज़ को, हाथ पैरों को शरीर की मिडलाइन के पास लेकर आते हैं तो कौन से मसल्स कहलाते हैं? फ्लेक्सर, एबडक्टर, एडक्टर या फिर प्रोनेटर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, एडक्टर। ये हमारी बॉडी है और ये हमारे हाथ पैर हैं। ये हमारी मिडलाइन है। यदि हमारे हाथ पैर हमारी बॉडी की इस मिडलाइन की तरफ आते हैं तो ये जो मूवमेंट है वो एडक्टर कहलाती है। एडक्टर, एडक्टर, एड टुवर्ड्स द बॉडी। हमारे हाथ पांव यदि हमारी बॉडी की मिडलाइन के पास आते हैं, ऐड होते हैं, जुड़ते हैं हाथ, तो ये कहलाती है मूवमेंट एडक्टर। और यदि हमारे हाथ पांव इस मिडलाइन से दूर जाते हैं तो ये मूवमेंट कहलाती है एबडक्टर। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन अ पेशेंट इज ऑन MAOI। यदि किसी पेशेंट में MAOI थेरेपी चल रही है तो आप उसे कौन सा फूड सब्सटेंस अवॉइड करने के लिए कहेंगे? प्रीवियस एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कैल्शियम रिच फूड, ऑप्शन बी टायरामाइन कंटेनिंग फूड, ऑप्शन सी एलेनिन कंटेनिंग फूड या फिर ऑप्शन डी ग्लूटीन रिच डाइट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टायरामाइन कंटेनिंग फूड। हम पर्सन को टायरामाइन से युक्त खाना खाने से मना करेंगे। Friends, if you think this video is helpful then please click upon the like button. Thank you. Question number 12. Abductor muscle are antagonist of. Abductor muscles किसके antagonist माने जाते हैं? एडक्टर के, फ्लेक्सर के, प्रोनेटर के या फिर रोटेटर के? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडक्टर के। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में जो मसल्स मिडलाइन
के पास हमारे एक्सट्रीमिटीज़ को लेकर आ रहे हैं वो एडक्टर कहलाते हैं, और ऐसे मसल्स जो हमारी बॉडी से एक्सट्रीमिटीज़ को दूर ले जाते हैं, बाहर की तरफ ले जाते हैं, वो एबडक्टर कहलाते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एबडक्टर मसल्स का एंटागोनिस्ट यानी इसका विपरीत कौन से मसल्स होते हैं, तो आपको सिंपली बताना है एबडक्टर मसल्स का विपरीत होता है एडक्टर मसल्स। क्वेश्चन नंबर 13, द पोजीशन प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद हम क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देंगे? टॉन्सिलेक्टोमी इज अ प्रोसीजर इन विच वी रिमूव द टॉन्सिल्स। ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी फॉवलर्स, ऑप्शन सी टेंडलबर्ग, ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल। The right answer of this question is option D. We will give left lateral position. हम टॉन्सिलेक्टोमी प्रोसीजर के बाद क्लाइंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन यानी बाईं करवट में लेटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, The daughter of a Chinese speaking client approaches a nurse and asks multiple questions while maintaining direct eye contact. एक चाइनीज बोलने वाले पेशेंट या क्लाइंट की बेटी नर्स के पास आकर उससे कई क्वेश्चंस पूछती है, और क्वेश्चंस पूछने के दौरान या कन्वर्सेशन के दौरान वो नर्स से डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करती है। व्हाट कल्चरली रिलेटेड कॉन्सेप्ट डज माई डॉटर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट? इस सिचुएशन में कौन सा कल्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसके व्यवहार से, बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है, पता चलता है? ऑप्शन ए प्रिजुडिस, ऑप्शन बी स्टीरियोटाइपिंग, ऑप्शन सी एसिमिलेशन, ऑप्शन डी एथोसेंट्रिज्म। The right answer of this question is option 3 assimilation। इस व्यवहार से हमें एसिमिलेशन शो होता है। लेट्स सी द रैशनल। यहाँ पर एसिमिलेशन जो वर्ड है इसका अगर अपन हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है मिलाना। इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग द बिहेवियर्स ऑफ अ dominant culture. Maintaining eye contact is a characteristic of American culture and not of Asian cultures. Assimilation dominant culture behaviors को involve करता है। Maintaining eye contact is characteristic of the American culture and not Asian culture. Eye contact को maintain करना is an example of American culture, not mostly seen in Asian cultures. प्रीजुडियस इसका मतलब होता है पक्षपात करना। इज अ नेगेटिव बिलीफ अबाउट अनदर पर्सन और ग्रुप एंड डज नॉट कैरेक्टराइज दिस बिहेवियर। प्रीजुडियस का मतलब है पक्षपात करना, और इस सिचुएशन में जबकि वो लड़की नर्स के पास आकर कुछ क्वेश्चंस पूछती है तो यहाँ पर वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रही, किसी प्रकार का नेगेटिव बिहेवियर नहीं शो कर रही, तो यहाँ पर हम प्रीजुडियस को सही ऑप्शन नहीं मानेंगे। ऑप्शन 2 में दिया गया था स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़िवादी। आप साइकाइट्रिक के अंदर स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, कई बार पढ़ेंगे। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि पर्सन का पुराने विचारों से संबंध रखना या पुराने विचारों वाला होना। इज अ परसेप्शन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स आर अलाइक। जैसे कि पुराने लोग सोचते हैं कि एक कोई विशेष कास्ट का पर्सन या फिर कोई एक विशेष जेनेटिक सिमिलरिटी रखने वाला पर्सन, उन सभी का बिहेवियर सेम होता है। सो इट इज नॉट अ स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन 4 में बताया गया था इथेनोसेंट्रिज्म। स्वजातीय उत्कृष्टता में विश्वास इज द परसेप्शन दैट वंस बिलीफ आर बेटर देन अदर्स दोज ऑफ अदर्स। एथेनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि अपने आप को दूसरी जाति के लोगों से उत्कृष्ट मानना या फिर मानना हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन उस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई भी बिहेवियर नहीं शो करा गया वहाँ पर। सो इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। फ्रेंड्स,
अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. इट्स नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन एंड इट्स link available in this video's description box below. Please go there and download this video's PDF tomorrow. Thank you. Question number 15. Bending of ankle joint is brought about by. हमारा जो एंकल जॉइंट है उसका मुड़ना किससे के द्वारा हो पाता है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्रेपीजियस या फिर गैस्ट्रोनीमियस? The correct answer of this question is option 4. The bending of the ankle joint is brought by gastrocnemius. Question number 16. Which of these comprise blood? ब्लड में क्या पाया जाता है? White blood cells, red blood cells, platelet and plasma, all of these. Correct answer of this question is option D, all of these. ब्लड में WBC, RBC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चारों चीजें पाई जाती हैं. Let's see the explanation. The cells RBC, WBC and platelets contain fluid that circulates through the heart and blood vessels and transport nutrient, electrolytes, hormones, vitamins, antibodies, heat and oxygen to tissues and take away waste matters and carbon dioxide from tissues called blood. ब्लड हमारे शरीर के उस फ्लूइड को कहते हैं जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन, विटामिन, एंटीबॉडीज, हीट, ऑक्सीजन आदि को शरीर के जिन स्थानों पर ज़रूरत है वहां तक पहुंचाना. बेसिकली ब्लड का मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. आप अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को. नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर हम रेगुलर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आ रहे हैं. प्लीज़ ज्वाइन अस. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. A pregnant client tells the clinic nurse that she wants to know the sex of her baby as soon as it can be determined. एक प्रेग्नेंट क्लाइंट नर्स से पूछती है कि वो अपने होने वाले बेबी के सेक्स के बारे में जानना चाहती है कि वो लड़का है या लड़की. The nurse informs the client that she should be able to find out the sex at 16 weeks gestation because of which factor. नर्स उसे बताती है कि हम किसी भी बच्चे का सेक्स या लिंग 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर बता सकते हैं. नर्स के द्वारा ऐसा कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है. ऑप्शन ए, द अपीयरेंस ऑफ फीटल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया. बच्चे के जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होते हैं वो 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अपीयर हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं. या फिर द बिगनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन द फीटल ओरिजिन. इस समय फीटल ओरिजिन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है. या फिर द फीटल टेस्टिस आर डिसेंट्स इनटू द स्क्रॉटम. या फिर जो बच्चे के टेस्टिस हैं वो स्क्रॉटल सैक में डिसेंट हो जाते हैं, आ जाते हैं. या फिर इंटरनल डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल्स बिकम अपेरेंट. शरीर के जो आंतरिक मेल और फीमेल के डिफरेंसेस होते हैं वो 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अपीयर हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं. आप निम्न में से क्या कारण बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली भी आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन किस एज में कर सकते हैं. हालांकि गवर्नमेंट इसकी आपको छूट नहीं देती, ऐसा करना गलत है, ये एक दंडनीय अपराध है. बट आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस एज में बच्चे का सेक्स
डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1, द अपीयरेंस ऑफ फीटल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के आसपास बच्चे के जो एक्सटर्नल जेनेटाइलिया हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अपीयर हो जाते हैं, दिखने लग सकते हैं, हम उन्हें पता कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसके आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। बिटवीन 16 to 20 weeks of pregnancy, the external genitalia of the fetus have developed to such a degree that sex of the fetus can be determined visually. 16 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर बच्चे के जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया हैं वो डेवलप हो जाते हैं और उसे हम देखकर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। Differentiation of external genitalia occurs at the end of 9th week. Testes begin to descend into the scrotal sac at the end of 38 weeks. हम जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसका डिफ्रेंशिएशन 9 वीक में हो जाता है और टेस्टिस का जो डिसेंट डाउन है स्क्रोटल एरिया में, टेस्टिस जो स्क्रोटल एरिया में आते हैं वो लगभग 38 वीक्स की प्रेगनेंसी पर आते हैं। इंटरनल डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल्स अकर एट द एंड ऑफ 7th वीक। मेल और फीमेल्स के जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो 7th वीक में अपीयर होने लगते हैं। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन से संबंधित गवर्नमेंट के कुछ रूल हैं उसे भी हम देख लेते हैं। CHO एग्जाम के लिए ये आप इम्पॉर्टेंट रहेगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994। PCPNDT का फुल फॉर्म होता है प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। हिंदी में इसे हम पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के नाम से जानते हैं। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के अनुसार भारत सरकार ने जन्म से पहले बच्चे का सेक्स पता करना, उसका लिंग पता करना कानूनी रूप से गलत माना है। ऐसा करने पर पर्सन को सजा का प्रावधान भी है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल PNDT एक्ट 1996 के अनुसार प्रसव से पूर्व या जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को सजा या जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई जोड़ा मेल फीमेल पति पत्नी प्रसव से पूर्व जन्म से पूर्व सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर द्वारा इसकी शिकायत की जाती है तो उन दोनों मदर फादर को सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। और यदि कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल कर्मी लैब कर्मचारी ऐसा करता है तो उसे भी सजा हो सकती है, उसका लाइसेंस तक छीन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, एसिटाब्यूलम फॉर्म्स। एसिटाब्यूलम के द्वारा किसका निर्माण होता है? हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, हिप जॉइंट। हमारा जो पेल्विस होता है और जो फीमर बोन होती है, पेल्विस में जिस स्थान पर जुड़ती है ये जगह एसिटाब्यूलम कहलाता है। और याद रखिएगा एसिटाब्यूलम हिप जॉइंट के निर्माण हेतु आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ क्लाइंट हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.035। एक क्लाइंट में टेम्परेचर है 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.035। फर्दर असेसमेंट डिस्क्लोजेस पुअर स्किन टर्गर एंड फ्लैट नेक वेन्स, विच प्रॉब्लम शुड द नर्स सस्पेक्ट। आगे आप उसका और असेसमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि पर्सन की स्किन टर्गर भी पुअर है और उसकी नेक वेन्स फ्लैट हैं। इस सिचुएशन में आपके अनुसार पर्सन में कौन सी कंडीशन हो सकती है?
ऑप्शन ए आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ऑप्शन बी हाइपोऑस्मोलर ओवरहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलीमिया. Four features are there: temperature, urine specific gravity, skin turgor and flat neck veins. You have to decide which condition can be in a person with these symptoms. The right answer of this question is option A, आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. ऐसे पर्सन के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, यानी पर्सन के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड की कमी है. Let's see the rationale. Friends, let's see the symptoms of isotonic fluid deficit. यदि किसी पर्सन के अंदर आइसोटोनिक फ्लूइड डेफिसिट हो जाए, कंडीशन हो जाए, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने पर पर्सन को थ्रस्ट, वीकनेस, वेट लॉस, डिक्रीज स्किन टर्गर, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, shrunken eyeballs, dry eyes, low grade fever, weak rapid pulse, drop in blood pressure, orthostatic hypotension, flat neck veins, decreased capillary refill, decreased central venous pressure, decreased urine volume or increased urine specific gravity, increased hematocrit and blood urea nitrogen. फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब कभी भी किसी क्लाइंट के अंदर डिहाइड्रेशन वाली स्थिति आती है तो उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा बढ़ेगी और ओवर हाइड्रेशन की स्थिति में पर्सन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने पर जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होगी. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. यदि पर्सन के अंदर हाइपोऑस्मोलर ओवरहाइड्रेशन हो जाता तो उससे impaired neurological functions as a result of cerebral edema, confusion, convulsions and coma occurs. यदि किसी पर्सन के अंदर हाइपोऑस्मोलर ओवरहाइड्रेशन होता तो उसके जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो इम्पेयर हो जाते, बिकॉज हाइपोऑस्मोलर ओवरहाइड्रेशन के कारण उसमें सेरिब्रल एडिमा होती, कन्फ्यूजन होता, कन्वल्जन्स आते और साथ ही साथ कोमा की कंडीशन भी डेवलप हो सकती थी. सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया आर लिथार्जी, एनोरेक्सिया एंड नोजिया, वॉमिटिंग एंड मसल्स क्रैम्प्स. यदि किसी पर्सन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम लेवल का बॉडी में डिक्रीज होना. हमारी बॉडी में नॉर्मल सोडियम लेवल होता है 135 से 145. यदि सोडियम 135 से कम होता है तो पर्सन को लिथार्जी होती है, एनोरेक्सिया होती है, नोजिया वॉमिटिंग होती है और मसल क्रैम्प्स आते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पॉइंट है कंफ्यूजन, मसल ट्विचिंग, कन्वल्जन्स एंड कोमा अकर विथ सीरम सोडियम ऑफ लेस देन 120 MEQ/L. यदि किसी पर्सन के अंदर सोडियम का लेवल 120 से कम हो जाए तो इस स्थिति में पर्सन कंफ्यूज होता है, मसल ट्विचिंग होती है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं और कोमा तक हो सकता है. हाइपोकैलीमिया causes muscles weakness, cramps, anorexia, nausea, vomiting, cardiac dysrhythmias, increased sensitivity to digoxin, lethargy, confusion and decreased DTR. यदि किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम लेवल की कमी हो जाए, पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो उसके अंदर मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक डिसरिथमियास आदि सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, पोटेशियम जो है हार्ट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है. इसकी कमी या इसका बढ़ा हुआ लेवल हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं. और जब कभी भी क्लाइंट में कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्लाइंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ा है या घटा है तो सिम्टम्स आप हमेशा गौर करिएगा. हार्ट पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और राइट ऑप्शन में भी आपको कोई ना कोई सिम्टम हार्ट से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा. सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें.
इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कल हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रखे हैं जो आपके अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।